नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया को 1 महीना पूरा हो चुका है। जानकार आकलन कर रहे हैं कि आखिर इस मुहिम में हम कहां तक पहुंचे हैं, कितना नफा कितना नुकसान हुआ। राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार चाहती है कि 500 और 1000 रुपये के रूप में बंद की गई सारी करेंसी बैंक में जमा हो जाए, ताकि जो काले धन के जमाखोरों पर नज़र रखी जा सके। 500 और 1000 रुपये के नोटों में 14 लाख करोड़ रुपए की रकम चलन में थी। जानकारों का यह मानना है कि उनमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम से बाहर ही रहेंगे, ऐसा वो मानते रहे। लेकिन अब तक 11 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए बैंक में जमा हो चुके हैं। जानकारों का यह मानना है कि इससे नोटबंदी के पूरे उद्देश्य पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगर सारा पैसा ही वापस आ जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और इससे जुड़ी परेशानियों और खर्चों को उठाने का सबब क्या था। क्या हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो जानकार ये कह रहे हैं कितनी सच्चाई है इसमें, और सरकार के इस पे क्या तर्क हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अब 1 महीना गुजर जाने के बाद आने वाले 2-3 जो हफ्ते हैं वो किस तरह से गुजरेंगे। मेरे साथ अजय दुआ मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दूसरे खास मेहमान SP शर्मा हैं, चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट PAG चैम्बर्स। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है BJP के। और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं moneybhaskar.com के। हरवीर, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि रेवेन्यू सेक्रेटरी की जो बात है फ़िलहाल, क्या उसे एक तरह का पर्दाफाश माना जाए या फिर इस तरह का अंदाज़ा पहले से ही जानकारों का था? देखिए, मेरे ख्याल से जो बयान उनका आया है वो कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति है कि डिमोनेटाइजेशन का जो मूल मकसद था उसमें वो लोग नाकाम हो गए हैं, और ये हताशा भी है एक तरह से। मूल मकसद कह रहे हैं आप जिम्मेदारी के साथ कि पूरा जो उद्देश्य था वो खत्म हो गया। देखिए क्या है कि इसमें कोई अब नकारने वाली बात नहीं है कि जिस तरीके से जो करेंसी थी वो जमा हुई है उसमें एक बड़े पैमाने पर लोगों को ब्लैक मनी बनाने का और ब्लैक मनी वालों को वाइट करने का मौका मिला। इस प्रोसेस ने एक बड़े पैमाने पर देश में ब्लैक मनी जनरेट करने का काम किया, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ये सारा पैसा सिस्टम में आ जाएगा, उसके बाद छानबीन होगी, उसके बाद हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है मुस्तैदी से पूरे आकलन करेगा और लोगों पर पेनल्टी लगाएगा। और इसी बीच जो बाद में जो स्कीम घोषित की गई थी, जो इनकम टैक्स के जो आपका फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट करके जो ब्लैक मनी को वाइट करने का जो मौका दिया गया बाद में, वो सब चरणबद्ध तरीके से सरकार एक के बाद एक स्टेप जब नाकाम होते गए हैं, उसके बाद ये आप उस तरह के फैसले लेते चले गए। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कदम लेते वक्त जो बातें कही गई, इवन अब प्राइम मिनिस्टर के आप भाषण देखिए, जब उन्होंने नोटबंदी 8 नवंबर को घोषित करते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, तो उनका पूरा कोर फोकस ब्लैक मनी था। लेकिन अब धीरे धीरे वो ब्लैक मनी का जो मसला है उसके बजाय वो कैशलेस और लेस कैश की बात करने लगे हैं खुद अपने भाषणों में। तो ये पूरा का पूरा एक ये कहें कि इसका नैरेटिव ही बदल गया है, यानी पूरी दलील जो है वो सर के बल खड़ी हुई है फिलहाल। बिल्कुल। और इसमें और दूसरे मेहमानों की राय जान लेती हूँ, फिर उसके बाद अगले सवालों के लिए आपकी तरफ आऊंगी। अजय दुआ, क्या आप भी यही मानते हैं? वाकई क्या आपको हैरानी हुई कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं जिन्होंने जो बातें कही, या ये अंदाज़ा लग रहा था इकोनॉमिस्ट को कि वाकई इसी तरह की सूरत हाल होने जा रही है? मुझे लगता है कि सरकार को जब उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम ये नोटबंदी कर रहे हैं, उनको लगता था कि जैसे पहले 1978 में 20-25% काला धन निकला था, जो पैसे उतने वापस नहीं आए थे, उतने ही पैसे शायद इस बारी ना आए 14.5 लाख करोड़ में से। और कहा यह भी जा रहा है फिलहाल कि 15.5 लाख करोड़ का जो है वो स्क्रैप किया गया था, जो रद्द किया गया थे पैसे। 2 किस्म के आंकड़े आ रहे हैं, कोई कहते हैं 14.5 लाख, कुछ कह रहे हैं 15.5, और उसमें 30% जो है माना जा रहा था कि ब्लैक मनी होगी, जो कि करीब 5.5 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट होगा। शायद इतना ना हो, उम्मीद लगा के उम्मीद लगा के बैठी थी सरकार, या सरकार के जो स्पोक्समैन बोलते थे और सरकारी जिम्मेदार लोग बोलते थे कि हमें 3 से 4 लाख करोड़ पैसा आ जाएगा। वो हो जाता है 20 से 25% जितना 1978 में आया था। पर क्या 1978 में जैसे किया गया था नोटबंदी और अभी किया गया अलग तरीके का था। उस टाइम हमने 5,000 और 10,000 के नोट निकाले, 2% नोट्स जो सर्कुलेशन में थे वो निकाले गए। इस बारी जो हमने किया 86% नोट टोटल सर्कुलेशन से निकाल दिए। उसके साथ एक सरकार को जो सरकार को उम्मीद थी कि ब्लैक मनी आएगा, लोग वापस नहीं लेंगे, वो हमारी इनकम हो जाएगी, थोड़े बाद में जब कानून वगैरह उन्होंने लॉ बना लिया, रिजर्व बैंक हमें दे पाएगा। उसके अलावा उनको उम्मीद थी कि इकॉनमी
में जो हम देख रहे हैं अभी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मंदी आ गई है कि ये मंदी पहले शायद का लोगों को लगा कि 10-15 दिन के लिए है, पर जब तक नोट पूरे नहीं छप रहे और अब अनुमान आ रहे हैं कि ये नोट छपेंगे मार्च या अप्रैल महीने तक ही, तब तक कैश क्रंच जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके कारण लिक्विडिटी नहीं होने के कारण मुझे लगता है देश में मंदी रहेगी और उसका जो घाटा इकोनॉमी को पड़ेगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। यानी कि बड़ा हिस्सा जो है अभी जो नोट स्क्रैप किए गए हैं उनका बड़ा हिस्सा तो अभी मार्केट में आया ही नहीं है, वो तो छापा ही नहीं गया है। तो आम लोगों की परेशानी के अलावा आप ये कह रहे हैं कि जो एक कैश का सर्कुलेशन होता है जिससे कैश फ्लो कहते हैं वो भी जो है रुका हुआ है। एसपी शर्मा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इंडस्ट्री के लिए ये एक झटके या धक्के की बात है सरकार की तरफ से जो बयान आया है? देखिए, इसको मैं कोई झटका नहीं मानता हूँ। जो पहले हमारा अनुमान था, जो इकोनॉमिस्ट मानते थे कि जितना पैसा सिस्टम से आउट हुआ है उसके आसपास आ जाएगा तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि जब हम ये बात करते हैं कि डिपॉजिट उसके आसपास हो सकता है या बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है, तो हमें क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट पहले देखना होगा। अभी तक जो आंकड़े हैं वो एक एग्रीगेट लेवल पे आ रहे हैं। हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा आया है उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे किन किन अकाउंट्स में पैसा आया है, कितना जो लोग ऐसे हैं जो जनधन से जुड़े हुए हैं उनके अकाउंट्स में कितना पैसा आया है, जो ऑलरेडी जो 30% टैक्स पेयर हैं उनके अकाउंट में कितना पैसा आया है। टैक्स लैब्स के अनुसार हमें पैसा देखना होगा, तभी जाके कोई मूल्यांकन हो सकता है कि ये जो स्कीम है वो हमारे लिए, इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल है या इसका कुछ गलत परिणाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरा पैसा आ भी गया तो भी कोई हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं होगा, क्योंकि पैसा इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो रहा है। लोग अब जिस तरीके से आंकड़े आए हैं ये माना जा रहा है कि जनधन योजना में पूरी दलील थी, जो पूरी जुरह थी ब्लैक मनी को लेकर कि जितना पैसा नहीं आएगा वो ब्लैक मनी माना जाएगा। अब अगर सरप्लस पैसा आ जाता है या उतना ही पैसा आ जाता है तो फिर उस पूरी दलील का क्या हुआ? तो बिल्कुल सर के बल खड़ी हो गई। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वो दलील को हम चैलेंज कर सकते हैं। दलील जो है वो उस तरीके से सही तो नहीं दलील है। दीजिए, दलील के जवाब में दलील का जो डेफिनेशन है वो हमें देखना होगा कि दलील का डेफिनेशन क्या है। हमारा जो कि ब्लैक मनी ही वापस आएगा वो मैं नहीं मानता। इससे जो लोगों का इंटेंट, जिस तरीके से लोग पैसा जमा कर रहे हैं, अगर वो बैलेंस भी हो जाता है तो सरकार के 3 ऑब्जेक्टिव जो रखे गए थे, एक तो जो नकली नोट है, जो कॉन्ट्रफिएट करेंसी है उसको किल करना था, दूसरा जो टेररिस्ट फंडिंग है उसको किल करना था, तीसरा ब्लैक मनी को। 3 ऑब्जेक्टिव थे। तो मैं समझता हूं कि एंड ऑफ द डे सरकार इन तीनों को तो पूरा करने में कामयाब होगी, क्योंकि आगे से नहीं, एक के बाद एक आते हैं। पहले आपने कहा कि नकली नोट की बात की आपने। नकली नोट अब जो सरकार सिस्टम बनाने जा रही है उस तरीके से मैं नहीं समझता कि वापस कोई नकली नोट सिस्टम में आएगा। हालांकि बात हो रही है कि लोगों ने नकली नोट छापे हैं, वो इस सिस्टम में जो अभी पिछले 2 हफ्ते में तो इसके बहुत सारे मामले सामने आए हैं, मामले सामने आ रहे हैं। वही मैं बताना चाहता हूं कि मामले तो सामने, अगर मामला ही सामने ना आए उसका मतलब है कि ब्लैक मनी सिस्टम, जो कॉन्ट्रफिएट करेंसी है वो सिस्टम में है। जब आपको पता चल गया, आपने पकड़ लिया, तो पककड़ने का आप वो चीज देखिए। यानी सब कुछ पकड़ा गया। आपको लगता है जितना नोट छपा उतना पकड़ा गया? जितना पकड़ा जाएगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा करेंसी बाद में प्रिवेल करेगा। और दूसरे आपने कहा कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनमें जो पैसा इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली उनमें बहुत कमी आई है आतंकवादी मामलों में। जी, कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन कंपैरेटिवली जो एक हमें जनरल फील जो आ रहा है वो ये है कि उसमें मैं चाहती हूँ आप जो कह रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट भी करें आंकड़ों के साथ, कि आप कैसे ये बता सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है या पैसा नहीं पहुंच रहा है? देखिए, उसके लिए आंकड़ा जुटाना तो बहुत, वो तो हमें देख के, आप जब सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको न्यूज़ मिलते थे कि इतना कोहराम मच गया है, इतना कुछ हो गया है। लेकिन वो अभी आप पीछे के 15-20 दिन के अखबार उठाएंगे तो उसमें ऐसी कुछ ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है, उसमें बहुत कमी है। काउंटरफीट मनी के कोई फिगर्स आ रहे हैं कि अभी तक ये जो 11 लाख करोड़ रुपए, अब आज तो रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 11 लाख करोड़ वापस आ गए हैं। काउंटरफीट का संख्या जगह जो एक फिगर आ रहा है 0.0674% पिछले 3 दिन तक पहले का था। अगर 0.0674 है इस टोटल, तो कोई ज़्यादा मतलब 0.1 से भी कम है, 0.1 से भी कम है। ये होना भी गलत चीज़ है, इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए इतना भी, 17 लाख करोड़ के, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है जिसके का हम कह सके कि वो हमारा उद्देश्य में हम यशस्वी हुए हैं। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य था
ब्लैक मनी, बिल्कुल। और उसके बाद वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद जो दूसरे थे, बिल्कुल, ब्लैक मनी के आया कि नहीं आया अभी तक उसके लिए तो हमें इतना ज्यादा कोई हमारे सामने स्ट्रक्चर नहीं है जिसको बता दें। होने का कभी कारण नहीं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये बताइए कि ये बताया जा रहा था अभी दर्जनों की तादाद में न सिर्फ लोगों की बल्कि परेशानी हुई है बल्कि मौत हुई है। दर्जनों की तादाद में 100 के आसपास लोग बताए जा रहे हैं जो अब तक मारे जा चुके हैं। गांव के गांव ऐसे हैं जहां की पूरी इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो गई है, लोगों की फसलों को नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ हमें बताया जा रहा था कि एक तरह से एक मॉरल प्रोजेक्ट की तरह देश को लेना चाहिए जिससे कि ब्लैक मनी जो है वो कम से कम उस पर काबू हो, ब्लैक मनी से छुटकारा मिले, एक नया देश बना रहे थे। ये सब बातें हमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और तमाम वो लोग जो कि सरकार के इस कदम का समर्थन कर रहे थे वो हमें बता रहे थे। लेकिन आज के दिन क्या ये सब बातें आप कह सकते हैं? नहीं, देखिए, ये जो डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण को एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब के सारे स्टेप्स, एसआईटी के गठन से लेके आईडीएस को लेके, विदेशों में जो कर संपत्ति है, बेनामी प्रॉपर्टी है, और उस सारे आगे भी जो स्टेप्स आएंगे, जो विसल ब्लोअर एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मॉडिफिकेशन है, तो इन सारों को कंसोलिडेटेड व्यू से देखना चाहिए कि एक डिटरमिन्ड अप्रोच के साथ ब्लैक मनी को साफ करने का प्रयास मोदी जी ने किया है। अब सक्सेस फेलियर एकदम आज की डेट में अभी पूरा महीना बाकी है, इसमें आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि पूरी तरह से ब्लैक मनी सिस्टम से आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी ये ठीक है कि 11,50,000 करोड़ बैंक में जमा हो गया, फिर भी अभी शॉर्टेज है जो कि टोटल करेंसी में है। और ये जो 20% की फिगर थी, ये वर्ल्ड, जिसको गवर्नमेंट ने अपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कोट किया था, वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 20% हमारे यहाँ ब्लैक इकोनॉमी अक्रॉस एसेट क्लास है, यानी रियल एस्टेट में भी है, गोल्ड में भी है, फिर उसके बाद कैश करेंसी में भी है, उसमें फेक करेंसी भी है, टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मल्टीपल इश्यूज थे जिसको टैकल करने का विमुद्रीकरण से एक प्रयास है, और ये इट इज पार्ट ऑफ लार्जर स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिया था। चलिए, अच्छी बात कही आपने। इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं, एक डिसरप्शन क्रिएट किया है। नहीं, एक मिनट, मेरी बात गोपाल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, एक मिनट, थोड़ी सी बात और पूरी कर दूं कि हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये बता रहे हैं कि एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश की जाए, इसको सिर्फ एक अलग तरीके से अलग थलग करके ना सोचा जाए। लेकिन मैं आपसे आज अलग करके सवाल पूछ रही हूँ कि फिलहाल हमने नहीं बल्कि जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा है कि ऐसा मुमकिन है कि सारा पैसा वापस आ जाए। ऐसी सूरत में क्या जो ब्लैक मनी को लेकर 20%, 30% या 15% जो भी माना जा रहा था कि जो पैसा नहीं आएगा वो ब्लैक मनी माना जाएगा, क्या आज ये दलील जो है ध्वस्त हो गई है? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इसी पे मैं जवाब दे दूं कि देखिए, अगर पैसा पूरा बैंक की चैनल में आ जाता है तो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केवल बैंक में जमा करने से ब्लैक मनी वाइट नहीं हो जाता। अगर लोगों ने इतनी, या बैंकिंग चैनल्स ने, या कुछ प्रोफेशनल्स ने, या कुछ ब्लैक मनी होल्डर्स ने सिस्टम को मैनिपुलेट करके उसमें फिर भी ब्लैक मनी अगर बैंकिंग चैनल में जमा कर दिया, तो उसके लिए क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट्स के साथ आज ईडी एक्टिव हो गए हैं, सीबीआई एक्टिव हो गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा। उनको फिर भी पकड़ने के लिए एक ऑडिट ट्रेल तो अब मिल ही गई है ना, सरकार के पास एक ऑडिट ट्रेल हो गई। देखिए, आप ये कहोगे कि किसी ने एक स्टेप लिया, और या तो आप कहिए कि ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा था, तो भी बात है, या आप कहिए कि कुछ करो मत, क्योंकि हर आज चीजों में फेलियर सक्सेस होना तो समय बताएगा। आप एक डायरेक्शन में जा रहे हैं इकोनॉमी के, उसमें एक स्टेप नहीं पूरी तरह कामयाब हुआ, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट नहीं होगा तो और लेंगे, इसके बाद भी कामयाब नहीं होंगे तो और लेंगे। ये कैसे कह सकते हैं कि अब हम तो फेल हो गए, हम ब्लैक मनी को इस देश से खत्म नहीं करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। नहीं, ठीक है, लेकिन गोपाल जी बैठी रहती थी, ये कहना चाहते हैं क्या? जी हाँ गोपाल जी, लेकिन 125 करोड़ के देश में, गोपाल जी आपकी बात हमने सुन ली है, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। 125 करोड़ के देश में जो है, आप क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? क्या आप इस तरह का प्रयोग करेंगे कि देखते हैं कितना फायदा कितना नुकसान होता है? फायदा नुकसान हर चीज में होता है, लेकिन ये बताइए कि कम से कम इस बात को नाप तोल के तो आपने इस प्रक्रिया को अपनाया होगा, या फिर एक्सपेरिमेंट कर देंगे, 100 से ज्यादा लोग मर जाएंगे, लोगों की जो है गृहस्थियां खराब हो जाएंगी, गांव की जो है वो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, और ये सब कुछ आप कह रहे हैं कि नफा नुकसान सिर्फ होता है इससे?
नहीं नहीं, ये हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये मॉनेटरी पॉलिसी की इंटरनेट डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण एक स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है अक्रॉस द वर्ल्ड। केवल हमारे देश में नहीं, सेंट्रल बैंक हर कंट्री में ये स्टेप्स लेते हैं ब्लैक मनी को सिस्टम से एलिमिनेट करने के लिए। इसलिए यह बात नहीं है कि कोई नया एक्सपेरिमेंट है, हमारे देश में भी पहले भी हुआ है। और आज आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये वेल थॉट ऑफ पॉलिसी डिसीजन था। उसके बाद सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो लोगों को समस्या आई, उसके कारण जो आम जनता के से हम माफी भी मांगते हैं, उनके लिए हमारी संवेदनशीलता भी है कि आपको जो समस्या आई है उसके लिए सरकार पूरी वचनबद्ध है कि उसको ठीक करेगी। और जहां तक ये लार्जर पर्सपेक्टिव है कि क्या इकोनॉमी को ये लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी, तो उससे हम एग्री नहीं करते। अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को नुकसान देने वाला स्टेप होता तब तो हम कहते कि भाई ये देश की अर्थव्यवस्था को खराब करेगा। ये ऐसी बात नहीं है। आप इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, डोमेस्टिक लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहते हैं कि अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे सेक्टर्स हमारे नए डेवलप होंगे, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनेगा, एक काले धन को और कर प्रणाली को स्टैब्लिश करने के लिए, मजबूत करने के लिए रास्ता रहेगा। ठीक है गोपाल जी, वापस आती हूँ। बार बार दूसरे देशों का आप नाम ले रहे हैं, इसको लेकर बहुत बहस हो चुकी है कि कोई भी जो है जिसे लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जिसे ऐसी अर्थव्यवस्था माना जाए जिसका जो है शुमार दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में होता है, उन्होंने कभी इसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। हरवीर जी, ये बताइए फिलहाल कि जो कह रहे हैं अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उनकी कितनी बातों से आप सहमत हैं? एक तो पहली बात ये, दूसरे वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। खुद आज जो है आरबीआई भी के गवर्नर भी काफ़ी हद तक जो है कॉन्फिडेंट नज़र आए, काफ़ी जो है आश्वासन भी उन्होंने दिया कि ऐसा नहीं है कि हमने हड़बड़ी में कदम उठाया है, हमने काफ़ी नाप तोल कर ये कदम उठाया है। क्या बाकी उनकी बात मान लेनी चाहिए? देखिए, ये सबसे बड़ा इसमें जो अफसोस की बात है कि आरबीआई की एज ए इंस्टीट्यूशन वो बड़ा कंप्रोमाइज़ हुआ है इसमें पूरी प्रक्रिया में। अभी तक 2 बार आरबीआई गवर्नर के बयान आए हैं उस दिन से, और क्योंकि आया तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था इसलिए उनको आना था। आपका इतना बड़ा फेलियर है, आपका नेशनल कैपिटल में बैंक्स में कैश नहीं है। छोटी जगहों की बात आप छोड़ दीजिए, पूरे कॉपरेटिव सेक्टर को आपने, बैंकिंग सेक्टर को पंगु आपने बना दिया, पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को आपने तबाह कर दिया। और आरबीआई गवर्नर की बात पे यकीन कौन करेगा अगर पार्लियामेंट के एटीएम में कैश नहीं है? और आप जानिए ना कि अभी तक जो ये 11.5 लाख करोड़ की बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी उसमें करीब 4 लाख करोड़ अभी इन्फ्यूज़ हुआ है। और वो 4 लाख करोड़ में आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा करेंसी 2000 रुपये के नोट हैं। तो दूसरे अभी तो लगातार अब बार बार एक ये भी हो रहा है ना कि अब इवन जो करेंसी है जो उसकी होर्डिंग भी हो रही है, क्योंकि लोग वापस बैंक में जाना ही नहीं चाहते पैसा लेके। 2000 का नोट अपने आप में मुद्दा बन चुका है, उसे लेके घूम रहे हैं लोग कि क्या करें उसका। जहाँ तक दुनिया के कई देशों में हुआ है, आपने खुद ही उस बात का जवाब दे दिया था, यूएसएसआर से लेकर के और बाकी जगह जहाँ हुआ, और इकोनॉमी का उसके बाद क्या हाल हुआ है। अभी आप भले ही हमारा जो कॉरपोरेट जगत है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, उनके लोग आकर के सीधे भले ही ना कहें कि इसका नतीजा क्या आने वाला है, लेकिन सबको पता है अंदर से। आपका ऑटो सेक्टर बैठ गया, इन्वेंट्रीज खड़ी हो गई हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों को वेजेस देने के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं उनको कार्ड दे दीजिए, कार्ड लेके आदमी एटीएम पे जाएगा। अभी दुआ साहब बता रहे थे कि रात को 1:30 बजे लोग लाइन में थे। आज 7 तारीख को ज़्यादातर जो छोटी कंपनियां हैं, छोटे जो कामकाज इस तरह के धंधे हैं, 7 तारीख को वहाँ सैलरी मिलती है। कहाँ क्या हाल था? तो माई क्वेश्चन इज दैट, आपका रूरल इकोनॉमी का आपने जिक्र किया कि आपने मान लिया, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आपने किसान को मंडी में चेक दे दिया, वो चेक लेकर के जाएगा कहाँ? बैंक में जाएगा, और बैंक में पैसा है नहीं। जो उसके यहाँ मजदूर खेती में काम करने के लिए आए हैं, जो उसका गन्ना काटने आए हैं, जो कोल्हू में आए, उसको वो क्या चेक देगा? और कैश कहाँ से देगा? कल को उसके पास लोग आएंगे नहीं। तो ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस होता है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स का, उनको तो आपने हाल्ट कर दिया है। और अब आरबीआई ने आज जीडीपी का अनुमान क्यों घटाया है? पहला सवाल ये है, जब सब कुछ बहुत तेजी से जा रहा है और हमारे तमाम सारे जो इकोनॉमिस्ट, प्रो गवर्नमेंट और सरकार के अधिकारी कह रहे थे कि इससे तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला, इंक्लूडिंग वित्त मंत्री का बयान है आज का कि इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल रहा है। तो भैया फिर आरबीआई ने 7.6 से घटा के 7.1 क्यों किया फोरकास्ट इकोनॉमी का? तो सवाल ये है कि दुनिया के सारे बड़े इकोनॉमिस्ट एक ही बात कह रहे हैं। और ब्लैक मनी
ब्लैक मनी में 20%, 25% के जो ये टारगेट है दुनिया भर की इकोनॉमी में जीडीपी के, वो हैं, लेकिन आपको ये भी तो बताना चाहिए कि उसका करेंसी में कितना है। 4%, 5% है। नहीं, मैं अरफा इसमें एक बात कहूंगा कि आपके पास जब इतनी बड़ी फौज है जो अब ये सारे खाते देखेगी, तो उन्होंने पहले उन चीजों पे अटैक क्यों नहीं किया, असेट्स पे, बेनामी संपत्ति पे, गोल्ड पे, स्टॉक मार्केट में, पी नोट्स पे, जहां पे जल्दी से कम लोगों को तंग करके आप ब्लैक मनी ले सकते थे। गोपाल जी आती हूँ आपकी तरफ, लेके अजय भाई ये बताइए फिलहाल की जो सेंटर फॉर, मैं आती हूँ आपकी तरफ, या आप ही जवाब दे लीजिए। ठीक है गोपाल जी, जवाब दीजिए जी। आप पूछ रहे हैं सीएमआई के बारे में जी। आज सीएमआई ने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिया। एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं। उन्होंने सीएमआई ने, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक अच्छी संस्था मानी जाती है, रिलायबल कमेंट्स देती है कि 1,28,000 करोड़ जी का अनुमान है कॉस्ट ऑफ दिस डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का। और ये याद रखने वाली बात है कि सिर्फ 30 दिसंबर तक की बात कही है, उसमें अगला क्वार्टर शामिल नहीं है। और ये अंदाजन होता है जी, अगर हमारा 2.1 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, वो टर्न करके 1,30,000 करोड़ के, मतलब ये उसका 1% पूरा फिगर है जी। 1% कॉस्ट टू द इकोनॉमी पड़ रहा है स्लो डाउन का, जो नोट छापने का और जो बाकी व्यवस्था की गई है, वो आंकड़ा बहुत बड़ा मुझे लगता है जी। ये शायद हमने अनुमान कभी नहीं किया था, क्योंकि हमारे सामने जो उदाहरण था वो था 1978 का, जब आपने दो नोट निकाले थे, 2% थे और बहुत कम लोगों को अफेक्ट बल्कि देखा जाए तो हमारे पास कोई उदाहरण ही नहीं है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, कभी इतनी बड़ी तादाद में कोई कदम नहीं उठाया गया। इसी कारण मुझे लगता है कि क्योंकि उदाहरण नहीं था, हमने शायद एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया, और उसके साथ जो जिसे कहते हैं ना सूक्ष्मता में या माइक्रो कि सेक्टर्स कौन कैसे अफेक्ट होगा, क्या क्या किया जाए, शायद उसकी हम तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है। और उसका कारण, एक तो कारण हो सकता है जी कि हमने इसके अंदर गोपनीयता रखनी थी, सबको ना बताया जाए, ठीक बात है, अदरवाइज उसका कोई ऐसा प्रभाव ना होता। पर गोपनीयता हम आजकल बजट में भी रखते हैं ना जी। हर साल हम 60 साल से बजट बना रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही व्यवस्था है कैसे बजट को गोपनीय रखा जाए। 25-30 लोगों को पता होता है। इस बार तो मुझे लगता है ये 4 लोगों के अलावा जो कहा जा रहा है, नीचे की जो पूरी यंत्रणा थी, मशीनरी थी, शायद जो लोगों का अपना अपना काम था, बैंक्स के अंदर, आरबीआई में, मंत्रालयों में, उनको भी शायद इसका पता नहीं था, जिसके कारण थोड़ा सा अच्छे ऑब्जेक्टिव होते हुए भी हमने जो एक्चुअली देखा कॉस्ट लग रहा है उसका शॉर्ट टर्म में बिल्कुल उस एडवांटेजेस से ज्यादा है। आगे मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म क्या होगा ये किसी को पता नहीं, उसका किसी को पता नहीं। पर गोपाल जी इन दोनों के सवालों का भी जवाब दीजिए आप। और इसके अलावा मेरा एक और सवाल है कि ये माना जा रहा था कि जो पैसा हमारे पास बचेगा उसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेगी, जो सोशल सेक्टर की स्कीमें हैं उसमें लगाएगी, और शायद गरीब आदमी को इससे कुछ कहीं कम से कम उसके दिल को एक मरहम लग सकेगा कि उसने इतनी कुर्बानी दी, इतना सब कुछ गंवाया, तो चलिए कुछ ना कुछ उसे भी मिल गया। लेकिन अब लगता है ये उम्मीद भी नहीं है। नहीं, देखिए 2-3 प्रश्न है, मैं जल्दी से उनका जवाब दे दूं। पहले तो ये बात है कि ये जो रिवीजन किया है फॉल इन जीडीपी ग्रोथ, वो एक सेगमेंट, एक क्वार्टर के लिए है, और यह तो सबने एक्सेप्ट किया कि एक शॉर्ट टर्म क्वार्टर में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने लिक्विडिटी सक की हुई है सिस्टम से। दूसरी बात, उसके बाद ये वापस रिबाउंड हो जाएगी, क्योंकि हम जो है लिक्विडिटी को कंटिन्यूअसली सक करके खत्म नहीं कर देंगे, वापस लिक्विडिटी आफ्टर 30 दिसंबर सिस्टम में वापस ली जाएगी, लेकिन लेस कैश रहेगा। क्योंकि एक दूसरा फैक्टर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमारे टाइम 12% ऑफ जीडीपी हमारे यहाँ कैश करेंसी में थी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एवरेज 4% है, और इवन यूएसए, चाइना वगैरह में वो 6 और 7% के बीच में, हमारे यहाँ 12% था। उसको रिड्यूस करना इकोनॉमी के लिए जरूरी था, इन्फ्लेशन, एंटी इन्फ्लेशन प्रेशर को भी कम करना था, लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी की तरफ मूव करने के लिए बैंकों में लो कॉस्ट फंड लाने की भी जरूरत थी, वो भी इससे होगा। लिक्विडिटी, जीडीपी में कैश करेंसी सर्कुलेशन कम होगा। दूसरी बात है, आगे जाके इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा, और अल्टीमेटली हम सीधे यहाँ से लेस कैश इकोनॉमी पे नहीं जाएंगे, वापस लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। और आप देखिए, अगर हमें जीएसटी इंप्लीमेंट करना है तो हमें बैंकिंग चैनल में ट्रांजैक्शंस को लाना बहुत जरूरी था। आप मल्टीपल इफेक्ट देखना चाहिए। मैंने यही कहा कि विमुद्रीकरण को एक
ऑब्जेक्टिव से केवल जोड़ के, वो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है लेकिन उस ऑब्जेक्टिव से अकेले नहीं जोड़ना चाहिए। और लेकिन गोपाल जी, ये तो वही बात हुई कि अभी डीमोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, अब बताया जा रहा है हमें कि कैशलेस इकोनॉमी की बात आ गई है, फिर हमें बताया जा रहा है कि मोबाइल बैंकिंग कर लीजिए। तो एक बात जो शुरू जहां से हुई थी उसका सिरा नहीं मिल रहा है हमें, कि इसका सिरा हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। कैश में भी बड़ी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। नहीं, कभी भी मेन ऑब्जेक्टिव जो आप कह रहे थे उसी पे स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेस कैश और कई ऑब्जेक्टिव है, ये शुरू से सरकार ने अगर सोचे तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे, सोचे थे। केवल ब्लैक मनी को खत्म करना एक अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो चलिए गोपाल जी, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। आम जनता को कैसे फायदा होगा, आम आदमी की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, लेकिन कार्यक्रम मुझे जरूर खत्म करना होगा। और उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार अभी भी शायद कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कम से कम जो जिसे लिक्विडिटी कहा जाता है वो बेहतर हो, लोगों को अपना पैसा जो उनका खुद का कमाया है वो मिल जाए वापस। और हो सकता है कि इकोनॉमी को कुछ फायदा, अगर सरकार कह रही है तो ये मानने को हम तैयार हो सकते हैं कि वाकई फायदा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।